हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 इंग्लिश चैप्टर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, जो कि एक नॉवेल बुक द डायरी ऑफ यंग गर्ल से ली गई है। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को हमें जानना बहुत जरूरी है। ये जो चैप्टर है वो है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। एनी का पूरा नाम था एनालीज मैरी एनी फ्रैंक, जिसका जन्म 12 जून 1929 को हुआ था और उसकी मृत्यु हुई थी फरवरी मार्च 1945 में। एनी एक जूइश गर्ल थी। उसके पिता का नाम ऑटो फ्रैंक था, माता का नाम एडिथ हॉलेंडर फ्रैंक था, उसकी बहन का नाम मार्गोट फ्रैंक था। एनी की मृत्यु 16 साल की उम्र में ही हो जाती है। तो इसका कारण क्या था? होता यह है कि जर्मनी में 1933 से लेकर के 1945 तक अडॉल्फ हिटलर का राज चल रहा था। हिटलर के बारे में आपने जरूर सुना होगा। हिटलर जो था वो जूइश लोगों से बहुत ज्यादा नफरत करता था। जूइश क्या है? जूइश एक धर्म है, एक संप्रदाय था। तो हिटलर जहां भी जूइश लोगों को देखता था वो उनको मरवा देता था। जो यंग लोग होते थे उनसे वो बहुत ज्यादा काम करवाता था और उन्हें खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया जाता था। और जो ओल्ड मैन होते थे और यानी कि जो लाचार होते थे, किसी काम के नहीं होते थे, वो उनको कंसंट्रेशन कैंप भेज दिया जाता था और उन्हें वहां बंद करके जहरीली गैस छोड़ दिया जाता था और मार दिया जाता था। तो 1939 में से 1945 तक वर्ल्ड वॉर टू चला। तो जब वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे उनकी पावर जो है, नाजीज की जो पावर है वो बढ़ जाती है और फिर वो जूइश लोगों को मारने लगते हैं। तब एनी फ्रैंक की जो फैमिली थी उनको पता चलता है, तो वो जर्मनी को छोड़ करके नीदरलैंड चले जाते हैं और नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में वो रहते हैं। फिर कुछ दिन तो वहां पे वो छिप करके रहते हैं और वहीं पर एनी जो है वो डायरी लिखना शुरू करती है, क्योंकि वो अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती है। इसलिए वो डायरी को अपना दोस्त बना लेती है। बट वहां पर भी जो है नाजीज अपना पावर जो है वो एक्सटेंड करने लगते हैं, वहां पर भी कब्जा करने लगते हैं और लोगों को मारने लगते हैं। तो उसकी जो फैमिली थी, एनी और उसकी फैमिली, आखिरकार वो पकड़े जाते हैं और उनको भी कंसंट्रेशन कैंप भेज करके उन्हें भी मार दिया जाता है। तो बिफोर यू रीड, Annalise Mary Ann Frank, 12 June 1929, February March 1945, was a German-born Jewish girl who wrote in hiding with her family. तो एनालिस मैरी एनी फ्रैंक। एनी का पूरा नाम, जैसा कि मैंने पहले बताया कि एनी का पूरा नाम था एनालिस मैरी एन फ्रैंक और उसका जन्म हुआ था 12 जून 1929 को और उसकी मृत्यु हुई थी फरवरी मार्च 1945 को। वो एक जर्मन जूइश गर्ल थी और who wrote while hiding with her family and four friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II। वो उसने तब लिखना शुरू किया डायरी जब उसकी फैमिली जो थी वो उनसे छुप रहे थे, वो छुप करके रह रहे थे एम्स्टर्डम में। वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था उस टाइम पे और जर्मनी जो था वो नीदरलैंड पर भी कब्जा कर रहा था। आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन जर्मनी बट वेर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इन नीदरलैंड। अब वो नीदरलैंड पर भी अपना कब्जा जमाने लगे थे। एज परसिक्यूशन अगेंस्ट द जूइश पॉपुलेशन increased, the family went into the hiding in 1942 in hidden rooms in her father's Otto Frank's office building। तो जूइश पॉपुलेशन के अगेंस्ट में जो नाजीज के जो टॉर्चर थे जब बढ़ने लगे, तो उसकी जो फैमिली थी वो जुलाई 1942 में उसके फादर ऑटो फ्रैंक की ऑफिस की बिल्डिंग में जाकर के छुप जाते हैं। द ग्रुप वॉज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कॉन्सेंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एनी डाइड ऑफ टिफस इन बर्जन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक। तो होता क्या है कि जो ये लोग ग्रुप में छिपे हुए थे, इनके ग्रुप में से किसी एक ने इनके साथ धोखा कर देता है, कोई एक धोखा कर देता है और इनका पता बता देता है, जिसके कारण उनको भी ढूंढ लिया जाता है और उन्हें भी कंसंट्रेशन कैंप भेज दिया जाता है, जहां पर एनी की मृत्यु
एक बीमारी से हो जाती है, वो वहाँ के टॉर्चर्स को सहन नहीं कर पाती है और उसे एक टिफस नाम की एक बीमारी होती है जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर उसकी सिस्टर भी, उसके साथ भी सेम यही होता है मार्गोट के साथ। हर फादर ऑटो फ्रैंक द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप रिटर्न टू एम्स्टर्डम। उसके पिता जो थे सिर्फ जो थे वो पूरे ग्रुप में से वही एक बच पाते हैं। और फिर उसके बाद जब वॉर एंड हो जाता है तब फिर वो लौट करके एम्स्टर्डम आते हैं और जब टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड, और वो देखते हैं कि उसकी जो डायरी थी वो आज भी सेव्ड है, बची हुई है। कन्विंस दैट इट वॉज यूनिक रिकॉर्ड, और वो फिर वो कन्विंस हो जाते कि ये तो बहुत एक यूनिक रिकॉर्ड होने वाला था। ये डायरी जो थी बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग थी। He took action to have it published in English under the name The Diary of Young Girl। फिर वो उसको पब्लिश करा, उसके जो फादर थे वो इस डायरी को पब्लिश कराने का सोचते हैं और उसको नाम देते हैं द डायरी ऑफ यंग गर्ल के नाम से उसको पब्लिश करवा देते हैं। The diary was given to Anne Frank for her 13th birthday and chronicles the events of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1 August 1944। ये जो डायरी थी वो एनी को उसके 13वीं बर्थडे पर गिफ्ट के रूप में दी गई थी और एनी ने उसमें लिखना शुरू किया। 12 जून 1942 से उसने लिखना शुरू किया और उसने फाइनली लास्ट एंट्री उसने लिखी 1 अगस्त 1944 को। It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books। एनी ने इसको डच लैंग्वेज में लिखा था और इसको बहुत सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया और ये दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली बुक बन गई। There have also been several films, television and theatrical production and even an opera based on the diary। इस डायरी के ऊपर कई फिल्म्स, कई टेलीविजन प्रोग्राम और कई थिएट्रिकल प्रोग्राम्स भी बने और एक ओपेरा भी बन चुका है इसके ऊपर। Described as a work of mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi's occupation। ये डायरी जो थी वो एक छोटी लड़की के द्वारा लिखी गई थी, लेकिन इससे पता चलता है कि उसका दिमाग जो था वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव था और उसका मैच्योर था दिमाग, बड़े लोगों की तरह उसका दिमाग था। The diary provides an intimate examination of daily life under Nazi's occupation। इस डायरी से पता चलता है कि जूविश पीपल्स की लाइफ जो थी कितनी ज्यादा किस तरह की रही होगी नाजीज ऑक्यूपेशन के टाइम पे। Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims। एनी फ्रैंक का नाम जो है होलोकॉस्ट विक्टिम्स में यानी कि जो त्रासदियों को सहन करने वाले लोगों में उसका नाम भी आता आता था। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं चैप्टर। Writing in a diary is really a strange experience for someone like me, not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl। डायरी लिखना मुझ जैसे इंसान के लिए एक अजीब एक्सपीरियंस होने वाला है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि इससे पहले मैंने कुछ लिखा नहीं है, बट इसलिए कि ना तो मैं और ना ही कोई और एक 13 साल की लड़की की बातों में इंटरेस्ट लेने वाला है। ओह वेल, इट डजंट मैटर। पर चाहे कुछ भी हो इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। मुझे लिखने का मन हो रहा है इसलिए मैं लिख रही हूँ और मेरे दिल में, मेरे मन में बहुत सारी बातें हैं जिनको मैं एक्सप्रेस करना चाहती हूँ, इसलिए मैं डायरी लिखना चाहती हूँ। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। पेपर में इंसानों से ज्यादा धैर्य होता है। I thought of this saying no one of those days when I was feeling a little depressed and I was sitting at home with my chin in my hand, bored and listless, wondering whether to stay in or go out। एक दिन मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील कर रही थी, मैं अकेली थी और मैं अपनी चिन को अपने हाथ पर रख करके कुछ सोच रही थी और बहुत ज्यादा बोर फील कर रही थी। बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी
और मैं ये सोच रही थी कि क्या मैं बाहर जाऊं या मैं घर पर रहूं। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वाज, और फिर मैं वहीं रही जहां पर मैं थी, ब्रूडिंग, तब सोचते हुए, विचारते हुए। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस। हाँ, पेपर में बहुत ज्यादा पेशेंस होता है, बहुत ज्यादा धैर्य होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस stiff back notebook, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं तब तक इस किताब को पढ़ने किसी को नहीं दूंगी जब तक कि मुझे कोई एक सच्चा दोस्त नहीं मिल जाता, और इससे किसी को कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। अब मैं वापस उसी पॉइंट पर आती हूँ कि मैंने डायरी लिखना क्यों शुरू किया। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, क्योंकि मेरे पास दोस्त नहीं है। Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world. अब मैं और भी आपको ज्यादा सफाई से बताती हूँ, क्योंकि कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की जो है वो दुनिया में अकेली है। एंड आई एम नॉट, और मैं अकेली नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पास प्यार करने वाले माता पिता हैं। लविंग पेरेंट्स एंड 16-year-old गर्ल, और मेरे पास एक 16 साल की बहन है। एंड देर आर अबाउट 30 पीपल दैट आई कैन कॉल फ्रेंड, और मेरे पास 30 ऐसे लोग हैं जिनको मैं दोस्त कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, मेरे पास परिवार है। लविंग आंट्स, प्यार करने वाली आंटियां हैं। एंड अ गुड होम, और एक अच्छा घर है। नो, ऑन द surface it seems to have everything except my one true friend. ऊपर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरे पास सब कुछ है सिवाय एक सच्चे दोस्त के। All I think about when I am with friend is having a good time. I can't bring myself to talk about anything but ordinary everything. जब भी मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ तो मैं बस यही सोचती हूँ मैं उनके साथ एक अच्छा समय बिताऊं। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डनरी एवरीडे थिंग्स। मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ बातें, दिल की बातें जो खुलकर नहीं कह पाती, सिर्फ जो एवरीडे कुछ हाल, डेली वाली बातें जो होती है वही मैं कर पाती हूँ उनके साथ। मैं खुल करके कभी बात नहीं कर पाती। वी डोंट सीम्स टू एबल टू गेट इन क्लोजर, एंड दैट्स द प्रॉब्लम। मैं अपने दोस्तों के साथ ज्यादा क्लोज नहीं हो पाती, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मे बी इट्स माई फॉल्ट, शायद ये मेरी गलती है। दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, मेरी ही गलती है कि मैं उन पर विश्वास नहीं कर पाती। इन एनी केस, चाहे कुछ भी हो, दैट्स हाउ थिंग्स आर। चीजें जो है वो ऐसी ही है। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज, और दुर्भाग्य से ये बदलने वाले नहीं है। दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और इसलिए शायद मैंने डायरी लिखना शुरू किया। टू इनहांस द इमेज ऑफ लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड in my imagination, I don't want to jot down the fact in the diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I am going to call this friend Kitty. इस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, यानी कि जिसका मैं लंबे समय से इंतजार कर रही थी, अपनी इमेजिनेशन में, अपनी कल्पनाओं में, यानी कि इस डायरी का मैं किसी को भी कोई भी फैक्ट जो है वो फटाफट इसमें नहीं लिख दूंगी। मैं इस पे कुछ भी लिखना नहीं शुरू कर दूंगी। मैं जो है मैं किसी भी जैसा कि और लोग करते हैं कि कुछ भी लिख देते हैं, तो मैं ऐसा करने वाली नहीं। आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। मैं इस डायरी को अपने दोस्त की तरह मानती हूँ। तो मैं जिस तरह से अपने दोस्त को ट्रीट करूंगी, मैं उसी तरह इस डायरी के साथ भी करूंगी, और मैं उसमें कुछ अच्छी बातें लिखूंगी, इंपॉर्टेंट, जो दिल को छू लेने वाली हो। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं इसका नाम किटी रखने वाली हूँ। एनी कहती है कि मैं अपनी डायरी का नाम किटी रखने वाली हूँ। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ आई वेयर टू प्लंज राइट इन। मैं इसका क्योंकि मेरी डायरी में लिखे हुए शब्दों को कोई समझ नहीं पाएगा यदि मैं अगर सीधा लिख दूं, तो इसलिए, और कोई भी नहीं समझ पाएगा कि इसने लिखा क्या। इसलिए मैं अपने बारे में कुछ
बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूं, तभी ये बातें जो है वो सबको समझ में आएंगी। I would better provide a brief sketch of my life, much I dislike doing so. बट ऐसा करने में मुझे बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं अपने फैमिली लाइफ के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। माई फादर द मोस्ट अडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन। मेरे पिता जो है वो बहुत ज्यादा प्यार करने वाले पिता है। जहां तक अभी तक जितने मैंने देखे उनमें से सबसे ज्यादा मेरे पिता मुझे प्यार करने वाले हैं। Didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. उन्होंने उनकी शादी तब हुई जब मेरे पिता 36 के थे और मेरी माता 25 की थी। Margot, my sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. मेरी बहन मार्गोट का जन्म जो हुआ जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में 1926 में हुआ। I was born on 12 जून 1929 और मेरा जन्म हुआ 12 जून 1929। I lived in Frankfurt until I was 4 और जब तक मैं 4 की नहीं हो गई थी तब तक मैं फ्रैंकफर्ट में रहती थी। My father immigrated to Poland in 1933. मेरे पिता जो है वो 1933 में हॉलैंड चले गए। My mother Edith Hollander Frank went to Poland in September while Margot and I were sent to Aachen to stay with our mother. और मेरी माँ भी सितंबर में अब पापा के पास चली गई और मैं और मेरी बहन जो थे वो दादी के पास चले गए। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, फिर मार्गोट भी दिसंबर में पापा के पास चली गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी और मैं फरवरी में। व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज माय बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट और मुझे तब बुलाया गया जब मार्गोट का बर्थडे था, तो बर्थडे सरप्राइज के तौर पर मुझे वहां पर बुलाया गया। I started right away at the Montessori Nursery School. फिर मैंने वहां पर Montessori Nursery School से पढ़ाई करनी शुरू की। I stayed there until I was 6 और मैं वहाँ 6 क्लास 6 साल तक वहाँ पर रही। At which time I started in the first form और फिर मैंने उस टाइम मैंने फर्स्ट ग्रेड शुरू की थी। In the sixth form of my teacher was Mrs. Cuperus और जब मैं 6th ग्रेड में 6th क्लास में थी उस समय मेरी क्लास टीचर थी मिसेस क्यूपरस द हेड मिस्ट्रेस, जो कि हेड मिस्ट्रेस थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वेयर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। जब मैं वहाँ से जा रही थी यानी कि मेरे फेयरवेल के टाइम पे मिस्टर क्यूपरस और मैं दोनों ही बहुत ज़्यादा रो रहे थे, दोनों ही, और ये बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल था। In the summer of 1941, Grandma fell ill and had to have an operation. So my birthday passed with a little celebration. गर्मियों के इस टाइम पे 1941 में दादी जो है वो बीमार पड़ गई और उनका एक ऑपरेशन हुआ, तो मेरा जो बर्थडे था वो बस मतलब छोटे मोटे सेलिब्रेशन में ही पास हो गया क्योंकि दादी बीमार थी और उनका ऑपरेशन हुआ था। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। ग्रैंडमा जो थी वो 1942 में मर गई। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। कोई भी नहीं जानता कि मैं उन्हें कितना याद करती हूँ और अभी भी मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर and grandma's candle was lit along with the rest. जिस दिन मेरा बर्थडे मनाया गया उस दिन मेरी दादी के लिए भी एक कैंडल जलाया गया बाकी कैंडल्स के साथ। The four of us are still doing well and that's bring me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary. हम चारों आज भी अच्छे हैं और अब मैं उस तारीख की बात करती हूँ जिस दिन मैंने डायरी लिखना शुरू किया था। अब यहाँ से एनी की डायरी स्टार्ट होती है। देयर इज किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट। द रीजन ऑफ कोर्स इट इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर डिसाइड
who will move up to the next form and who will be kept back. Dearest Kitty, आज हमारा पूरा क्लास जो है वो डर के मारे काफ़ी नर्वस है, बिल्कुल क्वैक कर रहा है यानी काँप रहा है, सभी को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और कारण क्या है? कारण है कि जो मीटिंग होने वाली है टीचर्स की, जिसमें वो डिसाइड करने वाले हैं कि कौन इस क्लास में रहेगा और कौन आगे जाएगा। हाफ ऑफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स. Gian and I laugh ourselves silly at the two boys behind us. Cian and Jax are who have staked their entire holiday savings on their bet. जो आधी से अधिक क्लास जो थी वो बेट लगा रही थी, शर्त लगा रही थी कि कौन इस क्लास में रहने वाला है और कौन आगे जाने वाला है। तो जीएन और मैं जो थे वो पीछे के बैठे दो लड़कों पर बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। सीएन और जैक्स ने अपना जो हॉलीडे सेविंग्स का जो पैसा था उनका, उन्होंने उन्हें शर्त में लगा दिया, बेट में लगा दिया। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट, इवन जीएस प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन। मतलब सुबह से शाम तक बस यही बातें होती रहती कि अरे तुम तो पास हो जाओगे, मैं तो नहीं होंगी, तुम तो पास हो जाओगे, हाँ तुम तो हो जाओगे, मैं तो नहीं होंगी, बस यही बातें चलती रहती थी। यहाँ तक कि मैं जीएस का ने सभी से प्लेस किया, मतलब उनको प्रार्थना किया, अरे भाई ये सब बातें बंद कर दो, जिसको जो होना होगा वो होगा। और मैंने भी अपना गुस्सा दिखाया, फिर भी लोग शांत नहीं हुए, वो ऐसा ही करते रहे। इफ़ यू आस्क मी देर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ क्लास शुड बी केप्ट बैक। यदि आप मुझसे पूछेंगे तो क्लास में बहुत सारे, आधी से अधिक क्लास में इतने डमी हैं, इतने मूर्ख हैं कि उन्हें इसी क्लास में वापस रहना चाहिए। बट टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन अर्थ। लेकिन जो टीचर्स होते हैं वो दुनिया के अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर है, जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड एंड माई सेल्फ, वी ऑल मेक इट। मुझे अपने बारे में और अपने दोस्त के बारे में चिंता नहीं है, क्योंकि हम तो पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट्स मैथ। एक ही सब्जेक्ट पे मैं श्योर नहीं हूँ, वो है मैथ्स पे। एनी वे ऑल वी कैन डू इज़ वेट। हम और कुछ कर नहीं सकते इंतज़ार के अलावा। अनटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हर्ट। तब तक हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि अपना हिम्मत मत हारो। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स। मेरा जो है सारे टीचर्स के साथ अच्छा था, उनका के साथ रिलेशन मेरा अच्छा था। देर आर 9 ऑफ देम, 7 मैन एंड 2 वुमेन, जिसमें कि 9 टीचर्स थे स्कूल में, जिसमें 7 जो थे वो मैन थे और 2 जो थी वो वुमेन थी। मिस्टर किसिंग द ओल्ड फॉगी हु टीचेस मैथ। मिस्टर किसिंग जो थे वो ओल्ड फॉगी टाइप के थे, मतलब पुराने ओल्ड फैशन टाइप के थे, जो कि मैथ पढ़ाते थे। वॉज अनॉयड विथ मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक सो मच। वो मुझसे हमेशा मतलब गुस्सा रहते थे क्योंकि मैं क्लास में बहुत ज़्यादा बात करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, बहुत ज़्यादा कई बार वार्निंग्स के बाद, ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क। उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन किया पनिशमेंट के रूप में, और उन्होंने होमवर्क दिया अन एसे ऑन द सब्जेक्ट और चैटर बॉक्स। उन्होंने मुझे एक चैटर बॉक्स पर ऐसे लिखने के लिए कहा। और चैटर बॉक्स, व्हाट यू कैन राइट अबाउट दैट। और चैटर बॉक्स, आप इस मतलब क्या इसमें लिखा जा सकता है। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर। आई डिसाइडेड, आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक। फिर मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित थी। फिर मैंने डिसाइड किया, फिर उसको मैंने उतारा अपनी नोटबुक में। जो ऐसे का जो टाइटल था उसको मैंने अपनी नोटबुक में उतारा। टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट। फिर मैंने उसको बैग में डाला अपने नोटबुक को, और फिर मैं शांत रहने की मैं कोशिश कर रही थी। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैव फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, और उसी शाम जब मैंने अपना होमवर्क फिनिश किया, जो मेरे बाकी के होमवर्क थे, जब मैंने उसको फिनिश किया, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आइज। और इस ऐसे का जो नोट था वो मेरे आंखों के सामने आ गया, और फिर मुझे याद आ गया कि अरे मुझे इस पर ऐसे लिखना है। आई बिगैन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन।
और फिर मैं इस सब्जेक्ट के बारे में सोचने लगी कि इसमें क्या लिखा जा सकता है। और मैं पेन की टिप को मतलब च्यू करते हुए, चबाते हुए, जब को आदमी कुछ सोचता है तो जो ये नेचुरल हैबिट है जो होता है, anyone could ramble on and leave big space between the words, but the trick was to come up with convincing argument to prove the necessity of talking. कोई भी कर सकता है कि चलो छोटे छोटे कुछ वर्ड्स लिख दिए जाएं और उनमें स्पेस दे करके और पूरे पेज को पूरा कर लिया जाए। और लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती, मैं कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स देना चाहती हूँ कुछ, ताकि मैं प्रूफ कर सकूँ टीचर को कि बात करना कितना ज़रूरी है। आई थॉट एंड आई थॉट, मैं सोचती रही और सोचती रही एंड आई सडनली हैड एन आइडिया, फिर मेरे दिमाग में अचानक एक आइडिया आया। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। मैंने 3 पेजेस इस पर लिख दिए जो कि मिस्टर किसिंग ने मुझे दिया था और मिस्टर किसिंग इससे सेटिस्फाइड भी हुए। I argued that talking is to students' trait and that I would do my best to keep it under control. मैंने उसमें लिखा कि जो स्टूडेंट्स का जो ट्रेट होता है, उसका जो आदत है, बातें करना स्टूडेंट्स का आदत है। बातें करना जो है वो स्टूडेंट्स का ट्रेट है, यानी उसका लक्षण है, और मैं इस आदत को मैं मतलब कंट्रोल करने की कोशिश मैं करूँगी। But that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much I did, if not more, and that there's not much you can do about inherited traits. लेकिन फिर भी मैं इस बात करने वाली बीमारी को क्योर नहीं कर सकती क्योंकि मेरी माँ भी बातुनी है और ये जो लक्षण है मुझे हेरिडेटरी मिला है। तो इसलिए जो वंशानुगत चीजें होती है, जो हमें विरासत में मिलती है, उनके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते, उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। मिस्टर किसिंग had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. तो मिस्टर किसिंग जो थे मेरे आर्गुमेंट्स पर हंसे, लेकिन जब मैंने फिर से नेक्स्ट लेसन में बात करना शुरू किया तो उन्होंने मुझे एक और एसे दे दिया और इस बार उसका टाइटल था अनइनकॉरेजिबल चैटरबॉक्स, एक ऐसा चैटर बॉक्स जिसको क्योर नहीं किया जा सकता। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन। मैंने उसे भी लिख के उनको हैंड ओवर कर दिया और तब कुछ समय के लिए 2 घंटे तक तो वो उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। बट finally had enough Annie Frank as a punishment for talking in class, write an essay entitled Quack Quack Quack, said Mistress Chatterbox. 2 घंटे तक तो वो उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर जब बाद में जब उनके सब्र जो है उस सब्र का बांध टूट गया, उनका धैर्य समाप्त हो गया क्योंकि मैं तब भी बात कर रही थी, तब उन्होंने मुझे एक और ऐसे लिखने के लिए दिया जिसका टाइटल था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। द क्लास रोड, पूरी क्लास जो थी वो हंसने लगी और मुझे भी हंसना पड़ा। आई हैड टू लाफ, मुझे भी हंसना पड़ा। दैट दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजीनियरिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस, मुझे इस टॉपिक के बारे में जितना लिखना था और मैं जितना लिख सकती थी मैंने लिख लिया था। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, अब मुझे कुछ अलग लिखना था, समथिंग ओरिजिनल, कुछ ओरिजिनल लिखना था। It was time to come up with something else, something original. My friend Sam, who is good at poetry, offered me to help the essay from beginning to end in verse and I jumped for joy. तो मेरी फ्रेंड जो है सैन, उसने जो कि पोइट्री करती थी, उसने मुझे कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी इस ऐसे को पोएम की शब्दों में, जिस तरह पोएम लिखते हैं, पोइट्री करते हैं, उस शब्द में लिखने के लिए। तो उसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई कि वो मेरी मदद करने वाली है। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी with the ridiculous subject, but I would make sure the joke was on him. मिस्टर किशिंग जो थे वो मेरे ऊपर ही क्लास के सामने जोक बना दिया था उन्होंने, लेकिन मैं चाहती थी कि ऐसा मैं लिखूं कि उन पर ही वापस जोक बना दूं।
आई फिनिश माई पोएम, मैंने अपना पोएम फिनिश किया एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, ये बहुत ज्यादा सुंदर था, ये काफी अच्छा था। इट वॉज अबाउट द मदर डक एंड फादर स्वान विद their 3 baby duckling who were bitten to death by the father because they quacked too much. Luckily, ये ऐसे थी जिसमें कि एक मदर डक थी, एक फादर श्वान था और उसके 3 डकलिंग थे जो कुछ ज्यादा ही क्वैक 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 करते थे, इसलिए उसके पिता उन डकलिंग्स को मार देते हैं। तो ही रीड, उसके बाद मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे। मिस्टर किसिंग ने लकीली हुआ क्या कि मिस्टर किसिंग ने इसको नेगेटिव वे में नहीं लिया, इसको पॉजिटिव वे में लिया और वो हंसने लगे इस पोएम को पढ़ करके। ही रीड द पोएम टू द अदर क्लास, और उन्होंने इस पोएम को सिर्फ अपने ही क्लास में नहीं बल्कि और भी क्लासेस में इसको सुनाया, एडिंग हिज ऑन कमेंट, और फिर उन्होंने अपने कमेंट्स भी दिए, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और दूसरी क्लासेस में भी इसको सुनाया। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइन एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, उस समय के बाद से मुझे बात करने की आजादी मिल गई और मुझे अब कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया जाता था। ऑन द कॉन्ट्ररी, मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डेज, और अब कुछ क्या बदला, मिस्टर किसिंग जो थे अब वो बहुत ज्यादा बदल गए थे, अब वो मजाकिया हो गए थे, अब थोड़ा मजाक करके पढ़ाने लगे थे। योर्स एनी, तो ये एनी ने लिखा है। तो यहाँ पे स्टोरी एंड हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।